साथियों, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स जेसीईआरटी के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस इन अ वैक्यूम वेरी इज। पूछ रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट चार्ज है, तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो उनके डिस्टेंस के टर्म में कितना वेरी करेगा। मान लीजिए कोई क्यू चार्ज यहाँ है, कोई क्यू चार्ज यहाँ है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, तो इसका बीच जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, के Q1 इंटू Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यानी कि फोर्स क्या होता है, डिस्टेंस के वर्क के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा किस में है, तो ऑप्शन बी में देखिए है। ये सब इतना टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि केवल डिस्टेंस के टर्म में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। ऑप्शन बी होगा। कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। फाई ई बराबर होता है ई ए कोस थीटा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिस थ्रू द यूनिट एरिया, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। ये एक प्रकार का क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका आपको क्या निकालना है, एसआई यूनिट निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का ई बराबर आप क्या जानते हैं, तो ई बराबर आप जानते हैं फोर्स अपॉन क्यू, यानी कि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का क्या होता है, कूलम, चार्ज का कूलम होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ई का एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। देख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम किस में है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऑप्शन बी में था, जो कि हम लोग पहले ही मार चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जब कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटता है उसको, तो उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन ऐसे 3 का 0 होता है। अब कैसे होता है 0, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ए डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस इलेक्ट्रिक डाइपोल का 2 है। तो मान लीजिए कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये क्या इस पर परपेंडिकुलर है, यहाँ मान लीजिए कोई पी पॉइंट है यहाँ। तो यहाँ से आप त्रिभुज बना लीजिए, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। जब आप यहाँ से ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करेंगे और आपको यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि वी नेट निकालना है। तो एक्स डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है मान लीजिए यहाँ, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से जब यहाँ कर्ण है जो इसका डिस्टेंस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, तो √x² प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। इसका डिस्टेंस यहाँ से पी से लेके माइनस क्यू चार्ज तक, या पी से लेके प्लस क्यू चार्ज तक। तो जब आप वी नेट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 का जोड़िएगा ना, V1 प्लस V2 का जोड़िएगा, तो ये V1 का एक कर जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज, मतलब V1 बराबर क्या होता है, KQ अपन एक्स। तो एक वन साइड जोड़िएगा तो KQ अपन एक्स तो आएगा, लेकिन डिस्टेंस की जगह मतलब √x² प्लस ए स्क्वायर आएगा एक्स की जगह। और एक तरफ देखिएगा तो माइनस क्यू है, तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो वी नेट निकालिएगा तो एगो तो KQ अपन √x² प्लस ए स्क्वायर आएगा, एगो माइनस KQ अपन √x² प्लस ए स्क्वायर आएगा। तो प्लस और माइनस अपने में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। प्लस माइनस कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो याद है क्वेश्चन PIQ में भी कई बार पूछ चुका है, पहले भी मॉडल पेपर में आ चुका है। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर काटता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी इफ द प्लेट आर पुल्ड अपार्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब। ऑप्शन ए हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब ओम्स लॉ वेरी करता, ओम्स लॉ मतलब वैलिड है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, द रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर का रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड ऑन मटेरियल। ऐसे तो मतलब डिपेंड अपॉन लेंथ पर भी करता है, लेकिन लेंथ पर यहाँ
अगर डिपेंड ऑन मटेरियल दे दिया तो मटेरियल ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं आर बराबर रो एल अपन ए जानते हैं। तो यानी कि क्या हुआ कि जो रजिस्टिविटी है रजिस्टेंस पर भी डिपेंड करना चाहिए, यानी कि मटेरियल का रजिस्टेंस पर भी, लेंथ पर भी, एरिया पर भी, लेकिन अधिकतर नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा। इसलिए ऑप्शन क्या यहाँ जा रहा था, डिपेंड ऑन मटेरियल, यानी कि 6 के बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, चलिए देखते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल वेलोसिटी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होता है, तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स टॉर्क मैक्सिमम कब लगता था, जब कोई भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो टॉर्क मैक्सिमम 90 डिग्री पर लगता था, क्योंकि एम बी साइन थीटा होता है, एम बी साइन थीटा होता है। तो थीटा साइन का वैल्यू कब मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री पर। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, किसका, 7 का बी, 7 का बी, 7 का 90 डिग्री बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 8 नंबर है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो हम तो जानते करते हैं कि टेस्ला होता है, या टेस्ला को आप क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। याद रख रहिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है, या दूसरे टर्म में बोले वेबर के फॉर्म बोले तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, द मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जब कोई नीडल या इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाएगा तो क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क मतलब क्या होने लगता है कि वो रोटेट होने लगता है, चारों तरफ घूर्णन करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण आता है, तो मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड अर्थ। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द। लेंज लॉ किस पर बेस होता है, तो लेंज लॉ बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लेंज लॉ क्या बताता है, तो ये बताता है कि द इंड्यूज ईएमएफ अपोज द डायरेक्शन इट्स प्रोड्यूस, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूज होता है और जिससे इंड्यूज होता है उसी का अपोज करता है। 11 का बी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस पर काम करता है। 13 नंबर, हाँ अरे भाई 12 नंबर देखिए, 11 के बाद 12 नहीं दी है, डायरेक्ट 13 दे दिया। 12 नंबर कहिए या 13 नंबर यहाँ के अनुसार कहिए। और ट्रांसफ़र वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र किस पर वर्क करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर 30 नंबर यहाँ के अनुसार, इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट इन द सेम फेज में एसी सर्किट में यदि सेम फेज में होता है तो वहाँ प्योर रजिस्टर द वोल्टेज करंट, प्योर मतलब होता है, मतलब इसका कहने का आशय यह है ना कि मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, तो इसी के समानांतर वोल्टेज का भी ग्राफ ऐसे 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 जाता है। तो ये क्या हुआ, सेम फेज में ना हुआ, जिसमें वोल्टेज है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के अनुसार 14 नंबर, द एवरेज पावर कंज्यूम इन आइडियल इंडक्टर। कोई भी आइडियल इंडक्टर कितना पावर का, तो 0 कंज्यूम करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन ए ही नहीं होगा, ऑप्शन ए, दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होता है, यह क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन होता है, साउंड होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव होता है काशी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल कौन है, तो साउंड वेव। ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल कौन है, तो वही जो क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है, तो एक्सलेटेड चार्ज होता है। आप देखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी एक्सलेटेड के साथ मतलब गमन करती है तो क्या वो जनरेट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करती है। 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, द क्रिटिकल एंगल फॉर मैक्सिमम एंगल इंसिडेंस पर द एंगल। द क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो मान लीजिए कि इधर कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है, लेकिन एंगल ऑफ इधर जाएगा तो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, इसी को क्रिटिकल एंगल बोला जाता है। ऑप्शन 17 का ए हो जाएगा, 90 डिग्री।
द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 17 का ये हो जाएगा। 18 नंबर है अ कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। कोई भी कन्वेक्स लेंस है वो हमेशा वर्चुअल इमेज कब बनाएगा? तो जब आपको इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, तो मान लीजिए कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक। ये क्या है? F1 है। ये क्या है? F2 है। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। तो जब आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, यानी कि यहाँ आप रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तब आपका इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा, ठीक। तो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इन यंग डबल स्लिट एक्सपीरियंस फ्रिंज विथ हिज। यंग डबल स्लिट एक्सपीरियंस में जो फ्रिंज विथ होता है वह क्या किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली पर किसका होता है? तो हम डायरेक्ट फार्मूला ही देख लेते हैं। जो फ्रिंज विथ बीटा होता है वो कितना होता है? कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। कैपिटल डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिट एंड स्क्रीन का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वेवलेंथ का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्मॉल टी जो मतलब 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यानी 19 का क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन डिस्टेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। पोलराइजेशन प्रूव दैट लाइट इज ए। तो पोलराइजेशन प्रूव किसको करता है? ट्रांसवर्स वेव को। ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव द। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है? तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूव करता है। ध्यान रखिएगा, एक 20 ना तो 21 में से दो को में से कोई ना कोई एक वही जाएगा। पोलराइजेशन और प्रूफ दैट लाइट आ जाए या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाए। पूछेगा कि पोलराइजेशन प्रूफ दैट लाइट। पोलराइजेशन से हम क्या प्रूव किए थे? तो ट्रांसवर्स वेव प्रूव किए थे। या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे प्रूव होता था? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। ध्यान रखिएगा 20 ना तो 21 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। 22 नंबर क्या है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड ऑन। तो किस पर डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट बराबर क्या होता है? तो एच म्यू नोट माइनस एनर्जी, या जो भी आप इधर कह दीजिए। तो किस पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है? यानी कि म्यू यहाँ क्या है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, और यहाँ केवल म्यू होगा। मान लीजिए म्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, और किस पर डिपेंड करेगा? तो वेवलेंथ पर भी कर सकता है। क्या है कि म्यू की जगह हम सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं। तो यानी कि वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, और किस पर? यानी यहाँ फाई होगा, ये वर्क फंक्शन है फाई। एच प्लांक कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, और फाई क्या है? वेव फंक्शन। वी नोट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करेगा। बी ऑप्शन इसे ही ख़त्म हो गया। ये सही होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। सी वर्क फंक्शन पर ओनली, वर्क फंक्शन ओनली बोल दिया, इसी कारण ही गलत हो गया। ना तो वर्क फंक्शन पर डिपेंड करवे करता है। क्या है कि बोलो इसके बराबर फॉर्मूले हो जाता है एच म्यू नोट माइनस वर्क फंक्शन वन। वर्क फंक्शन पर भी डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपका सी में देखिएगा तो वर्क फंक्शन ओनली लगा दिया है। तो वर्क फंक्शन ओनली नहीं ना होगा, काहे कि फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड कर रहा है। और ए ऑप्शन में खाली फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। 23 में चाहे करेक्ट है भी। 23 नंबर क्या है? इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस ड्यू टू। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हाइड्रोजन एटम जो इलेक्ट्रॉन होता है, चाहे कोई भी एटम हो, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। तो इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के चारों ओर या नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। द मास डिफेक्ट इज न्यूक्लियस ड्यू टू। मास डिफेक्ट किसके कारण होता है? रेडियो एक्टिविटी के कारण, न्यूक्लियर एनर्जी के कारण, फ्यूजन के कारण, फ्यूजन के कारण। तो मास डिफेक्ट होता क्या था? द चेंज इन
मास डिफरेंस क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन रियल मास एंड प्रीडिकेट मास, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास डिफेक्ट डेल एम बराबर क्या होता है? ओरिजिनल मास माइनस जो प्रीडिकेट मास होता है। प्रीडिकेट मास का मतलब क्या चाहिए? जो हम लोग ऐसे ही जोड़ के निकाल देते हैं कि नाभिक में जो प्रोटॉन है न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे वही क्या हो जाता है, वही मतलब नाभिक का मास हो जाएगा। तो मास, लेकिन आप जैसे ही 40 के बाद बढ़िएगा या 56 के बाद बढ़िएगा तो आपको वैसा नहीं होगा। वहाँ मास और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़िएगा, लेकिन उससे क्या होगा? मास कई गुना ज़्यादा होगा या मास कई गुना कम हो जाएगा। तो ये किसके कारण हो रहा है? ये किसके कारण हो रहा है? रेडियो एक्टिविटी के कारण, न्यूक्लियर एनर्जी के कारण, फ्यूजन के कारण। तो आप 24 के देखिएगा तो रेडियो एक्टिविटी तो होना नहीं चाहिए, फ्यूजन यानी कि 2 न्यूक्लियर जोड़ा नहीं, फ्यूजन यानी कि टूट रहा है, जुड़ रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी होना चाहिए शायद इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जेनर डायोड इज यूज फॉर। जेनर डायोड किसके लिए यूज किया जाता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जेनर डायोड, यहाँ कहने का मतलब है स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेशन करता है। यदि कम वोल्टेज भी रहता है तो उतना हम मतलब 100-150 वोल्टेज बढ़ाना भी चाहें तो वोल्टेज आसानी से बढ़ा सकते हैं, या ज़्यादा वोल्टेज भी आ जाए तो उसको हम कर सकते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है। प्रोटेक्शन का भी काम कर रहा है और ज़रूरत पड़ने पर वोल्टेज दे भी रहा है, यानी कि वोल्टेज के कम बेसी काम करना था, वोल्टेज रेगुलेशन का काम कर रहा है। 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 का आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा शक लग रहा है। ठीक, थैंक यू।